नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। कल के कारोबारी सत्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इस पर बातचीत करेंगे। और आज के खास मेहमान से सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं और अंशुल जैन जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की स्थितियां इस समय बाजार में बन के निकल के आ रही हैं, ऐसे में आखिरी कारोबारी दिन कोई पोजीशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और जो कल का घटनाक्रम रहा है उनसे जुड़े हुए जो शेयर हैं वहाँ पर आखिरी कारोबारी दिन किस तरह से खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कल के बाजार पर। तो कल के बाजार की अगर बात करें तो बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली और एक समय तो हमने देखा कि 23,300, जी हाँ, ये लेवल भी निफ्टी तोड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वहाँ से हमने बाद में देखा कि एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। जो गिरावट की बड़ी वजह रही वो थे अदानी समूह पर जो गंभीर आरोप अमेरिका में लगे हैं, उसके चलते ये बड़ी गिरावट जो है वो आती हुई दिखाई दी। इंट्राडे में निफ्टी ने 23,300 का भी स्तर तोड़ दिया और 23,263 का जो इंट्राडे लो देखने को मिला। अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट रही और यहाँ तक कि 20% तक की गिरावट जो है वो क्रॉस द बोर्ड सभी शेयरों में देखने को मिली है। किसी में 10%, किसी में 12%, किसी में 9%, किसी में 15%, इस तरह की गिरावट देखने को मिली। अदानी ग्रुप में एक्सपोजर के चलते पीएसयू बैंक्स की भी काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई और ओवरऑल निफ्टी बैंक भी कल कमजोरी के साथ बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से तेज रिकवरी आई, लेकिन तब भी गिरावट के साथ ही बंद होते हुए दिखाई दिए। पीएसयू बैंक्स में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी का था। निफ्टी जो है ओवरऑल 168 अंक गिर करके 23,350 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो करीब 422 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली। 77,155 का स्तर यहां पर देखने को मिला। इंट्राडे में निफ्टी बैंक ने जो है 49,787 का इंट्राडे लो बनाया और इसके अलावा हमने देखा कि वहां से एक तेज रिकवरी रही। करीब 253 अंक गिर करके 50,000 के ऊपर 50,372 के स्तर पर निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो ये फिलहाल रही कल की कहानी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम कल की बात करें तो पूरी तरीके से बियर के पक्ष में था। करीब 2,000 शेयर 1,991 शेयर गिर करके बंद हुए और महज 827 शेयरों में बढ़ करके बढ़ोतरी देखने को मिली। अब अंशुल जैन जी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। अंशुल जी, कल के बाजार ने तो फिर से एक बार सेंटिमेंट बिगाड़ दिया है और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। एक तो अदानी समूह का संकट जो है वो तो है ही है, इसके अलावा अब 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। तो क्या मान के चलें कि क्या शुक्रवार के बाज़ार में भी दबाव ही देखने को मिलेगा या फिर क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है या किसी तरह की गिरावट यहाँ से आती है तो मैं बायर ही रहूंगा। मेरे को यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदी नहीं दिख रही है। कल के सेशन में भी 23,350 का लेवल फाइनली होल्ड हो गया था। बहुत ज़्यादा वहाँ से डाउन मूव नहीं रही, तो मतलब वहाँ से बाउंस बैक आ गया था। और अगर आज के सेशन में भी हम कल के लो के आसपास आते हैं तो मैं रिजेक्शन पे बाइंग ही ज़्यादा देखना पसंद करूंगा बजाय सेलिंग के, क्योंकि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड डेटा पे हम खड़े हुए हैं। अगर स्टॉक से अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज देखें तो 14-15% के आसपास है। स्टॉक अबाउट 50 डे मूविंग एवरेज देखें तो वो भी 16-17-18% के आसपास है। एफआईआई का डेटा देखें तो 5.5 से 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे शॉर्ट हैं। 7,20,000 पे हम ओवरसोल्ड हो जाते हैं। तो ये पूरा डेटा मिला के हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप करके शॉर्ट कवरिंग के सहारे एकदम से 300-350 पॉइंट की निफ्टी पे मूव लाना रिलेटिवली आसान है। मार्केट पार्टिसिपेंट या स्मार्ट मनी, में ऑपरेटर वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट स्मार्ट मनी प्लेयर्स के लिए यहाँ पे बेयर ट्रैप बना के शॉर्ट कवरिंग के सारे 300 पॉइंट निफ्टी खींचना बहुत आसान है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वाला मिस एडवेंचर करने की जगह मैं यहाँ से बाय ऑन डिप्स के लिए देखूंगा। एक लास्ट मेजर सपोर्ट वैसे 23,350 होल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं डिप मिलती है, फ्लैश क्रैश आता है, तो लास्ट लाइन इन द सैंड 23,100 है। इसके नीचे मैं मार्केट फिलहाल जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। बाउंस बैक में मुझे पहले 24,000 के लेवल आते हुए दिख रहे हैं। 23,600 के पास एक बार अटक सकते हैं 2-4 दिन के लिए, बट इवेंचुअली 24,000 आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको बाइंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए, बट लार्ज कैप्स में, मिड कैप स्मॉल कैप से भी दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे
शॉर्ट पोजीशन बनाने से बहुत ज़्यादा बचने की सलाह जो है वो दी जा रही है अंशु जी की तरफ से, कि ऐसा नहीं है कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो कोई बड़ी शॉर्ट पोजीशन आप ले जाएं, उसको आगे कैरी करें, ये बिल्कुल सलाह नहीं होगी सर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आपकी बातों का अगर हम सार निकालें, कि अदानी क्राइसिस का बाज़ार पर जो असर है वो शॉर्ट टर्म ही होगा, इसका ऐसा नहीं है कि ये क्राइसिस लंबी चलती हुई दिखाई देगी। अगर बाज़ार के लिहाज से देखा जाए तो अदानी समूह की अभी बात नहीं कर रहे। देखिए, वेटेज के लिहाज से जो डेंट अदानी ग्रुप को लाना था वो कल के सेशन में निकल गया है। देखिए, 20% नीचे क्लोज किए हैं और मेजर वेटेज अदानी एंटरप्राइज का था वो एकदम नीचे जाके बंद हुआ है। तो जो मेजर डेंट आना था वो आ चुका है। एक नीजक रिएक्शन आज के सेशन के शुरुआती आधे घंटे में आ जाए तो मतलब आ सकता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आएगा। बट अगर आता भी है तो 2-4%, 5%, 23% कर गिर गया है, 6-7% और जोड़ लीजिए तो 30% हो जाएगा। इससे ज्यादा फिर गिरने की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि ये सभी म्यूचुअल फंड्स के पास है, पीएमएस के पास है, एफआईआई के पास है, मतलब जितनी स्मार्ट मनी है सबके पास है। तो सब एवरेज करने के लिए या गिरावट में फ्रेश बाइंग करने के लिए आएंगे तो वहां से सपोर्ट मिल जाएगा। तो मेजर डेंट निकल चुका है। एक हल्का से एक सुबह आधे घंटे के सेशन में और अगर मिलता है तो आपके लिए डिप पे निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। मैं फ्रेश बाइंग की सलाह अदानी ग्रुप में नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ, इंडेक्स बाइंग के लिए आपको मौका मिल सकता है अगर इसकी वजह से कोई डिप आती है तो। ठीक, ठीक है सर। अदानी समूह पे थोड़ी और भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा अदानी समूह से संबंधित जो बैंक हैं उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। बैंकों को लेकर के क्या भविष्य दिखाई दे, और स्पेशली पीएसयू बैंक्स में आपकी क्या इस समय राय रहेगी, ख़ास तौर से तब क्योंकि जो दिग्गज बैंक्स हैं उनमें ठीक ठाक एक्सपोजर है वहाँ पर, क्या ये और ज़्यादा मूड ख़राब करेगा? हालांकि जब भी आपसे बात होती है आप पीएसयू को लेकर के उतने पॉजिटिव नहीं हैं, और ऐसे में एक तो नीम ऊपर से, अब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो गई है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी जैसे शेयरों को, पीएसयू बैंक्स को लेकर के अभी आपका मूड क्या है? क्या जिनका एक्सपोजर है उन्हें क्या करना चाहिए, जो उम्मीद कर रहे हैं कि कभी तो रिकवरी आएगी, अभी क्या ये खबर और ज़्यादा मूड ख़राब कर देने वाली है? देखिए, जो उम्मीद रख रहे हैं कि रिकवरी आएगी उनका मुझे मतलब मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन दिल तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि नीम करेला फिर भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ये कोड़ के ऊपर खाज है। एक तो इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, मतलब पता नहीं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी को भी एकदम बहुत ज्यादा दे देते हैं। जनरल आदमी होम लोन लेने भी जाता है तो उससे 1000 पेपर मांगते हैं। तो पहले मैनेजमेंट मेरे को अच्छी नहीं लगती है इनकी, दूसरा वैसे ही शेयर पिटे हुए हैं, तीसरा इनका जो एक्सपोजर अदानी में है वो वैसे ही सेंटीमेंट खराब कर रहा है, चौथा गवर्नमेंट को अपनी होल्डिंग गिरा के 75% लानी है। इन बैंकों में लगभग 90, 95, 96% तक होल्डिंग है जो छोटे बैंक हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी मेजर सप्लाई मार्केट में आती हुई दिखेगी। तो और फ्रेश बाइंग के लिए कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है इनके पास कि किसी को मोटिवेशन मिले स्मार्ट मनी को, एफआईआई को या म्यूचुअल फंड को कि जाके खरीदे। अनलेस गवर्नमेंट इनडायरेक्टली प्रेशर करने लगे तो अलग बात है, लेकिन कोई इनको खरीदना नहीं चाहेगा। तो डिमांड बिल्कुल नहीं है, सप्लाई सामने बहुत तेजी से आने वाली है, सेंटीमेंट वीक है। तो ये सारे स्टॉक, एसबीआई जैसा स्टॉक मुझे यहाँ से 10% नीचे आते दिख रहा है। तो आप बाकी छोटे बैंक तो पकड़ लो, यहाँ से 25-30% भी गिर जाते हैं तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो एसबीआई 700 रुपए के अराउंड मेजर सपोर्ट है, वो टेस्ट होते हुए दिख रहा है। उस चक्कर में ये बाकी सारे स्टॉक्स भी काफी तेजी से पिटते हुए दिखेंगे। तो जितना जल्दी, मैं ऑलरेडी 3 महीने से कहते आ रहा हूँ पीएसयू बैंक से दूर रहिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ इन लेवल पे भी आप बेच लेंगे तो बहुत सारा पेन आप बचा लेंगे। पीएसयू बैंक से निकल जाइए, और ऐसे बहादुरी मत दिखाएगा कि इतनी गिरावट आ गई है, बैंक अच्छा है तो उसमें खरीदारी कर सकते हैं। नहीं, अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ भी जाए कभी तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कहा था और बाउंस बैक आ गया। निकल जाइए, पेन ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई भी पॉजिटिव खबरें जो है वो फ़िलहाल के लिए असर नहीं डाल पा रही हैं, और निगेटिव खबरें ज़्यादा आ रही हैं। चलिए इसके बाद ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ एक ऐसे सेक्टर पे बात कर लेते हैं जहां से उम्मीदें हैं। उम्मीदें इस गिरते बाज़ार में कल थोड़ी सी आईटी ने दिखाई। क्या इस गिरावट में आईटी के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं, और क्या अभी भी आज के कारोबारी सत्र में अगर एक एक्सपोजर लेना हो तो क्या आईटी शेयरों के अंदर हम खरीदारी देख सकते हैं? क्या आईटी रियल्टी में कल हम देखें कि मजबूती के साथ जो है कल बंद हुए हैं। मेटल इंडेक्स में भी हालांकि गिरावट रही, ऑटो में गिरावट रही, लेकिन अब मेरा सवाल स्पेसिफिक आपका आईटी से लेकर के है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे शेयरों में खरीदारी करें या मिड कैप आईटी की तरफ जाएं, और पहले तो आईटी में एक्सपोजर होना भी चाहिए या फिर नहीं?
देखिए आईटी में आपका एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो फिलहाल आप आईटी के लिए 20 रुपए निकाल के रखिए, और उस 20 रुपए में से आधा यानी 10 रुपए करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट कीजिए। परसिस्टेंट अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, ये दो काउंटर में आप पैसा डालिए। यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आती है, कहीं भी इंडेक्स में 41,900 पे चल रहा है, 40,000 के आसपास इंडेक्स मिलता है, तो वहां पे बाकी पैसा डाल दीजिए। अगले 6 महीने में आपको आईटी में अच्छा अप्रिसिएशन आता हुआ दिखेगा। 50% यहाँ लेना है, अगर गिरावट मिलती है तो बाकी 50% लेना है। गिरावट आने के पहले अगर 42,800 43,000 के ऊपर इंडेक्स ब्रेकआउट दे देता है तो बाकी 50% बाई कर लेना है। तो 50% यहाँ आ जाइए, 50% या बाई ऑन ब्रेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो परसिस्टेंट, इन्फोसिस, ये दो शेयर अच्छे लग रहे हैं। किस तरीके से आपको खरीदारी करनी है उसका तरीका भी आपको बता दिया गया है। पूरे पैसे नहीं, 100 रुपये अगर हैं तो किस तरीके से निवेश करना है वो स्ट्रेटजी आपको समझा दी गई है। उसी हिसाब से आप लोग अपना निवेश जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ एक और सेक्टर्स पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं और रियल्टी पे बात कर लेते हैं। रियल्टी को लेकर के हम देख रहे हैं कि जो है लगातार पिछले कुछ दिनों में खरीदारी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर को लेकर के अफोर्डेबल हाउसिंग की बातें काफ़ी हो रही हैं। गवर्नमेंट का भी जो है यहाँ पर काफ़ी इस अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के पॉजिटिव व्यू है। दिसंबर में जो है अगर रेट कट आता है उसका भी पॉजिटिव असर इस सेक्टर को देखने को मिल सकता है। क्या रियल्टी में भी सर दांव लगाने चाहिए, और अगर रियल्टी में आपकी राय पॉजिटिव है तो फिर कहाँ पे रहेगी? और अगर आज इंट्राडे के लिहाज से क्या जो कल कुछ एक शेयरों में हमने देखा कि तेज रिकवरी रही, क्या वो कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए रियलिटी स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, बैक्ड बाय इंडियन होटल्स, वहां पे बहुत अच्छी तेजी रही है। बट रियलिटी एज एन इंडेक्स देखें तो सपोर्ट जोन से बाउंस बैक जो आना था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब यहाँ से मैं स्ट्रेंथ देखना चाहूंगा, अगर 985 990 के ऊपर रियलिटी इंडेक्स निकलता है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रूव करेगा, और फिर 1020 और 1080 तक हम जा सकते हैं। तो रियलिटी इंडेक्स मेक और ब्रेक के आसपास है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाउंस बैक लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि शायद ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह जाएगी। तो उस लिहाज से रियलिटी में आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगेन मेरे वही फेवरेट पुराने नाम है, प्रेस्टीज एस्टेट हो गया, आपका प्रेस्टीज एस्टेट हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, इंडियन होटल हो गया, कुछ हद तक डीएलएफ देख सकते हैं। बट वही है कि फोर्थ फिफ्थ चॉइस पे क्यों जाना है जब पहली दो बहुत अच्छी है। प्रेस्टीज में बाई कीजिए, और दूसरा इंडियन होटल, इन दो में बाई करके चलिए, इन दो में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इंडियन होटल, प्रेस्टीज स्टेट, ये वो शेयर हैं जो कि अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सर इन सब में क्या पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू रखना चाहिए? किस तरीके से खरीदारी करें? बहुत लोग ऐसे हैं जो कि छोटी छोटी अवधि के लिए बीटीएसटी करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? देखिए ये मार्केट भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी मार्केट बहुत ज्यादा है भी नहीं। जी। आपको लेके 1 से 2 हफ्ते का व्यू लेना चाहिए। अभी जितनी भी हमने चाहे आईटी डिस्कस किया हो या रियलिटी कर रहे हैं, आगे हम बैंकिंग और मेटल भी डिस्कस करेंगे, तो ये चारों सेक्टर को आपको 2 हफ्ते का व्यू लेना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते में जो निफ्टी पे मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसकी ड्यूरेशन 2 वीक्स है। तो 2 हफ्ते तेजी रहेगी, बाउंस बैक वाली तेजी रहेगी, उसमें ये सेक्टर आउट परफॉर्मिंग है तो थोड़े से ज्यादा तेज रहेंगे। बट 2 हफ्ते बाद हम फिर रिवाइज करेंगे कि ये तेजी और एक्सटेंड हो रही है या यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। तो फिलहाल जो भी बाई कर रहे हैं 2 हफ्ते का व्यू लेके बाई कीजिए। चलिए, तो ये वो बात रही कल के बाजार से जो हमने निकाली, और कल जहाँ तेजी थी मंदी थी वहाँ पर क्या करना चाहिए। अब जरा रुख कर लेते हैं आज के बाजार का। चलिए अब रुख करते हैं आज के बाज़ार का, और फटाफट कुछ एक शेयरों पे बातचीत करते हैं, कुछ एक सेक्टर्स पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात जरा मेटल की करते हैं। मेटल को लेकर के सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। मेटल में हम देख रहे हैं कि रह रह करके जैसे नाल्को ने काफ़ी बीच में आउट परफॉर्मेंस दिखाई। इसके अलावा स्टील को लेकर के आपका क्या व्यू है? मेटल शेयरों में अभी कहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और क्या फ्राइडे के दिन यहाँ पर कोई एक्सपोजर होना चाहिए या नहीं? देखिए बिल्कुल मेटल में आपका एक्सपोजर होना चाहिए, और मैं कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ शेयर का नाम बताने से पहले। जी। पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन में 10.5% मेटल इंडेक्स गिरा है, और जो हाई बना था जहाँ पीक आउट हुआ था 3 अक्टूबर को, वहां से अगर गिरावट देखूं तो 33 दिन में 16.18% यानी 16% गिरा है 33 दिन में।
10% 10.5% गिरा है 9 दिन में। उसके सामने उसी इंडेक्स का एक स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, इसको अगर आप देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। कल के सेशन में इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है। तो अगर इंडेक्स यहाँ से 33% की रिकवरी, जो 9 दिन की फॉल है उसकी 50% रिकवरी, और जो पूरे 33 दिन की फॉल है उसकी 33% रिकवरी भी देता है, तो इंडेक्स पे बनता है 9,151 का लेवल, और अभी चल रहे हैं 8,700 के आसपास। यानी 400 पॉइंट इंडेक्स पे हम बाउंस बैक की बात कर रहे हैं। अगर ये बाउंस बैक आता है तो इस तरीके का लीडर आपको 270 275 तक खिंचता हुआ दिख जाएगा। तो वैसे ही इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है और वो स्पॉट कर लिए हैं हम। तो इसको हमको आउटराइट बाई करके चलना चाहिए। 275 रुपए के आसपास एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। अगर उसको नहीं रोका, मतलब रोक सकता है लेकिन अगर नहीं रोका, तो फिर ये सीधा 299 रुपए निकल जाएगा। तो अच्छी बड़ी तेजी दिख रही है मेटल के बाउंस बैक में, और नेशनल एल्यूमिनियम में एक फ्रेश अपमूव दिख रही है। नेशनल एल्यूमिनियम में सर नाल्को थोड़ा चल भी चुका है, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे शेयर हैं जो कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पे अभी भी रिकवरी नहीं आई है, वहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है नाल्को के अलावा? देखिए, नाल्को में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है तो मैं हमेशा फर्स्ट चॉइस प्रेफर करता हूं, बट ठीक। इसके बाद अगर मेरे को बाउंस बैक में प्ले करना है तो टाटा स्टील मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन टाटा स्टील में पर्सनली भी बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं, तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। टाटा स्टील मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से 148 से 150 तक बाउंस कर सकता है, जो 7-8% हो जाएगा। एफडी आपको साल में 7% देती है, अगर ये बाउंस बैक में एक हफ्ते में 7% दे रहा है तो फिर लालच मत कीजिए, बुक कीजिएगा। इसके अलावा वेदांता भी अच्छा लग रहा है, तो वेदांता थर्ड चॉइस रहेगी। सेकंड टाटा स्टील रहेगा। टॉप एंड बेस्ट चॉइस मेरी नेशनल एल्यूमिनियम है। नाल्को पहली चॉइस है खरीदारी अगर आप कर रहे हैं, टाटा स्टील दूसरी, और तीसरे नंबर पे आएगा वेदांता अगर जो है आप मेटल पे एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं तो। अगली सर जो कंपनी है वो है सुजलॉन। लगातार 3 दिन अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है, 3 कारोबारी सत्र के में जो है यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं जिस पर कि हम बाय कॉल जो है आते हुए दिखाई दे रही है। 68 से 71 तक के टारगेट निकल करके आ रहे हैं। ये शेयर भी अब 3 दिन से अपर सर्किट के बाद क्या अब सुस्ती दिखाएगा, या आपको लग रहा है कि ये जो मोमेंटम बना है ये वाकई इसको 68 71 ये लेवल तक देखने को मिल सकते हैं? 65 का लेवल तो क्रॉस हो गया। देखिए, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि ये 68 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। आज गैप अप खुलेगा वहां पे, अगर ये गैप अप सस्टेन होता है 68 के ऊपर, ये टिका रह जाता है, तो फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड होके 72 तक जा सकता है। बट मुझे नहीं लग रहा कि 68 के ऊपर ये सस्टेन कर पाएगा। तो मेरी तरफ से सलाह है कि 68 पे आप एग्जिट कर लीजिए। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये 50 रुपए 60 पैसे आते हुए दिख रहा है मुझे, तो 68 पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। क्वार्टरली वीवैप 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये मेजर रेजिस्टेंस होता है 45 डिग्री का। कोई भी इंडिकेटर अगर 45 डिग्री पे चल रहा है, मेजर रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे वीवैप हो। तो 68 पे एक बार एग्जिट कर लीजिए। नीचे में 50 रुपए 60 पैसे आ जाएगा। नीचे में 50 रुपये 60 पैसे आ जाएगा, ये फिलहाल सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जिसमें कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिला है, खासतौर से पिछले 3 4 5 कारोबारी सत्र के अंदर करीब 10-12% का अपमूव जो है वो एनएलसी इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है। कल के कारोबारी सत्र में भी हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। कुछ एक खबरें भी हैं, कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में डाइवर्समेंट करने जा रही है और उससे करीब 3,000 करोड़ के आसपास का डाइवर्समेंट ये होगा। तो ये तमाम सारी खबरें हैं जो है एनएलसी इंडिया को लेकर के, उसके चलते एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से करंट लेवल से क्या कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि नहीं 8-10-12% की रैली जो आ चुकी है वो काफ़ी सफिशिएंट है, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, मेजर रेजिस्टेंस अगेन जो हमने सुजलॉन में डिस्कस किया है, इसमें भी सिमिलर चार्ट है। 45 डिग्री का इंक्लाइंड क्वार्टरली वीवैप है, उसी पे कल के सेशन में हाई बना है और वहां से सेलिंग आई थी 15 मिनट के चार्ट पे। मेरे को लग रहा है सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। अभी फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग, ये चार्ट तब स्ट्रेंथ प्रूव करेगा जब ये 265 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा। तो 265 निकल के अगर ये टिकता है 1-2 दिन, तब आपको स्टॉक में बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो जाएगा और वीवैप का भी फेलियर हो जाएगा। तब ये स्टॉक आराम से 310 दे देगा। तो अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। अगर 265 के ऊपर सस्टेन करता है तब आउटराइट बाइंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रणनीति एनएलसी इंडिया को लेकर के अपनानी चाहिए आपको। अब आते हैं उस खबर पर जिस पर कि हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो थी अदानी ग्रुप की।
अदानी ग्रुप की सर जो शेयर्स हैं, हम चाहेंगे कि हमारी पीछा की टीम उसमें से बीच बीच में जो तमाम महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनको दिखाती रहे। अदानी ग्रुप की गिरावट में आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, खासतौर से अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, इन सब में जो है क्या खरीदारी फ्रेश बाइंग की सलाह कहीं पर है, या आपको लगता है कि अभी तो जो है दर्द की शुरुआत हुई है और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए विपुल जी, मेरा ये मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं शेयर बाजार में तभी तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरे पास मेरी कैपिटल रहेगी। तो जहां पे आग लगी होती है ना, मैं बिल्कुल उसके 180 डिग्री उल्टी डायरेक्शन में दौड़ता हूँ। मुझे जहां भी बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैं वहां से दूर हट जाता हूँ, क्योंकि कब ये फंसा जाएंगे, कब 180 डिग्री रिवर्सल हो जाएगा पता नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और एक आध हफ्ता 10 दिन निकल जाने दीजिए, प्राइजेस सेटल हो जाएंगी। तब अदानी पावर, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज में बाई कर सकते हैं। बाकी अदानी के कोई भी शेयर छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी ये सब 60-60% नीचे थे, और अभी पिटने के बाद शायद 60-70% के आसपास ऑन एन एवरेज नीचे होंगे। अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये शेयर जब भी आपने मुझसे पूछा मैंने यही कहा था कि अगर सब अच्छा है, ऑल टाइम हाई से 60% नीचे क्यों है। अब देखिए खराब न्यूज निकल के आ गई और ये स्टॉक पिटना चालू हो गए। तो अगर आगे चल के कहीं बॉटम आउट होते हैं, बेस बनता भी है, तो मेरा इंटरेस्ट अदानी पावर, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज में ही होगा। लेकिन फिर वही आर्ग्यूमेंट आती है, अदानी पोर्ट की वैल्यूएशन के मुकाबले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ज्यादा सस्ता है और ज्यादा एक्सपेंशन वाले उसमें है, और जो ग्रुप का पैसा भी अच्छा है, ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ रहा है। तो एनी डे आउट ऑफ द टू मेरी चॉइस फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो जाती है। तो फिर दो ही शेयर बचते हैं, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस। लेकिन सेटल होने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा। जिनके पास सर एक्सपोजर है पहले से, क्योंकि अदानी समूह में बहुत ज़्यादा रिटेल होल्डिंग बनी हुई है, तो रिटेलर्स भी इंटरेस्टेड होंगे इसको जानने में। म्यूचुअल फंड का बहुत सारा एक्सपोजर है और लोगों की एसआईपी बड़ी संख्या में जाती है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, तो वहाँ पर भी बहुत लोग आपको सुन रहे होंगे इसको इसको जानने के लिए क्या हमारे उसका क्या होगा जो इन्वेस्टमेंट हमारा है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं करता है कि सिर्फ अदानी के पूरे शेयर ले लिए, वो अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखते हैं। कोई भी स्टॉक 2-3% से ज्यादा के पोर्टफोलियो में नहीं होता है, मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, तो इतना डेंट म्यूचुअल फंड को तो नहीं आएगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कभी भी अपनी एसेट एलोकेशन और कैपिटल मतलब उसको अलग अलग बांट के नहीं रखता है। वो जो शेयर लेता है वो फिर पूरा एक साथ, जैसे पीएसयू लिए तो सारे पीएसयू ही ले लिए, तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड नहीं करता है। वो हर सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके रखता है। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड इस न्यूज की वजह से या इसकी वजह से 2-4-5%, 5% अगर आज के सेशन में गिरा है, तो मैं ये कहूंगा आप आउटराइट जाके टॉप अप मार दीजिए। थोड़ा बहुत अगर पैसा पड़ा है बैंक में, तो जाके उस म्यूचुअल फंड में टॉप अप कर दीजिए। आपको हफ्ता 10 दिन में वो रिकवर होते हुए दिखेगा, भले अदानी ना हो, वो अदानी से करके कोई तेजी वाले शेयर में चले जाएंगे, तो वहां आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो वहां से एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है, बढ़ा लीजिए। पैसा रखा है तो और टॉप अप मार दीजिए, बट निकालिए मत। और जहां तक अदानी स्पेसिफिकली डायरेक्ट खरीदने की बात है, थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन इंतजार कीजिए। अदानी समूह का जो बात का जो उनका एक्विजिशन रहा सीमेंट को लेकर के, सीमेंट कंपनियों को लेकर के, वहाँ पर भी यही रुख रहे आपका? अंबुजा, एसीसी, या फिर जो मीडिया कंपनी उन्होंने एक्वायर की एनडीटीवी, जो इनकी बात की खरीद थी, जो इनका मेन कारोबार था, उससे अलग ये नए नए सेक्टर्स में जो घुसे, उन पे कोई सेम व्यू रहेगा आपका या कुछ अलग व्यू है? देखिए अंबुजा सीमेंट, एसीसी मेरे को ठीक लग रहे हैं, बट अगेन वही है कि अदानी ग्रुप होने की वजह से इन पे भी दबाव रहेगा। तो अगर मुझे सीमेंट में खरीदना ही है तो ग्रासिम रेंज के बॉटम पे मैं ग्रासिम ज्यादा अच्छा प्रेफर कर लूंगा, क्योंकि बिरला ग्रुप का फोकस भी ज्यादा है ग्रासिम की तरफ। जब से आइडिया उनका एकदम खराब हो गया बिजनेस, तो उनका फोकस भी ज्यादा एग्जिस्टिंग और रनिंग बिजनेसेस पे ज्यादा आया है। तो मैं ग्रासिम एनी डे प्रेफर ज्यादा करूंगा, अल्ट्राटेक ले लूंगा या ग्रासिम ले लूंगा। तो बेटर चॉइसेस हैं इन दो के मुकाबले, वो दो बेटर चॉइस है, इसलिए मैं उनको सेलेक्ट करूंगा। वो ना होते तो फिर मैं इस गिरावट में अंबुजा और एसीसी ले लेता। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी सर पेटीएम पर। यहाँ पर भी सुजलॉन की तरह बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे करके वहाँ पर बुलिश ट्रेंड जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने जो है लक्ष्य बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और इसमें अब लेटेस्ट नाम जो है वो बर्नस्टेन का है, जिन्होंने पेटीएम पर जो है अपना टारगेट जो है वो बढ़ा दिया है।
और वहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आपका व्यू पॉइंट क्या है? 1,000 रुपये का टारगेट निकल कर के आया बस स्टैंड की तरफ से। पेटीएम को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्योंकि रिकवरी मोड में लगातार ये शेयर दिखाई दे रहा है बाजार की गिरावट के बावजूद। क्या इस रिकवरी में कहाँ तक जाता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है? और कल की गिरावट में भी हमने देखा कि 3.5 पौने 4% के आसपास की रैली रही। एक महीने में 16% से ज़्यादा ये शेयर चल चुका है। देखिए, जैसे ओला के लिए मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो कंपनी भी आगे चल के अच्छा नहीं करेगी। उसके विपरीत मुझे पेटीएम का बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता। अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ये चीजें मेरे को बहुत नहीं समझ में आती। लेकिन जो मैनेजमेंट है विजय शेखर शर्मा, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मल्टीपल आर्टिकल्स और लोगों के इंटरव्यूज या पॉडकास्ट में सुना है, मैं ये कहूंगा कि वो आदमी, मतलब अगर आपको बेट करना है तो आप पेटीएम के शेयर से ज्यादा उस आदमी पे बेट कीजिए। वो सर्वाइवल मोड में हमेशा कंपनी को निकाल के लाया है हर मुसीबत से। लिस्टिंग कराई है, लिस्टिंग के बाद भी उसने इतना झेला है, तो मैं उस पे ज्यादा बेट करूंगा। तो उस लिहाज से चार्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट के हिसाब से वो आदमी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं चार्ट पे बिलीव करूंगा कि ये जो टारगेट दिख रहा है 1,000 रुपए का, ये ना सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि इसको एक्सीड भी कर सकता है। बट एज एन ऑल पेटीएम का बिजनेस मेरे को कभी नहीं समझ में आया, लेकिन विजय शेखर शर्मा के ऊपर मैं बेट करूंगा। और चार्ट तेजी में है, इसलिए मैं स्टॉक पे भी बेट करूंगा। 1,000 रुपए मेरे को आते हुए दिख रहा है, शायद 1,000 के ऊपर भी ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा। इसी सेक्टर की, मतलब इस सेक्टर का मतलब फिनटेक कंपनियों की अगर हम बात करें तो ये जैसे जोमेटो है, जिसमें कि अब काफ़ी हद तक स्विगी आ गई। इसके अलावा होनासा थी, जिसमें कि नतीजे ख़राब रहे, बुरी तरह पिटाई हो गई और अब अपने इशू प्राइस के नीचे आती हुई कंपनी दिखाई दी। ये फिनटेक कंपनियों का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? और इसमें एक्सपोजर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या लिमिटेड स्टॉक्स पे होना चाहिए, गिने चुने नाम पे ही होना चाहिए जिन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को? देखिए, जिनने अपने आप को प्रूव कर दिया आप उन पे बिल्कुल पैसा लगाइए। जैसे जोमेटो, जैसे ही मैं लिस्टिंग के दिन से जोमेटो के लिए एक्सट्रीमली नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही जोमेटो ने प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी डिस्काउंट्स, पहले इन्हें डिस्काउंट बंद किए। दूसरी इनकी दिक्कत थी लो प्लेटफॉर्म फी। उनने मल्टीपल जगह पे ये इंटरव्यूज या ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया कि हम 15 रुपए से प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाएंगे। और ना सिर्फ कमिटमेंट किया, उसको एक्सिक्यूट भी कर रहे हैं। 4 रुपए ऑलरेडी फीस बढ़ चुकी है और यहाँ से 6 रुपए तो आराम से बढ़ती हुई दिख रही है। तो उन्होंने प्रूव किया है, जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। तो एनी डे मैं ऐसी मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं विजय शेखर शर्मा का नाम लिया है कि आप पेटीएम से ज्यादा उस पर बेट करें। जोमेटो प्रॉफिटेबल भी हो गई है और आगे भी 6 रुपए अगर बढ़ाते हैं प्लेटफॉर्म फी, तो 2,500-3,000 करोड़ साल की इनकी प्रॉफिट बढ़ेगी। तो जोमेटो पे एनी डे आप बेट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छे हाथों में है। स्विगी भी, अगर जोमेटो प्लेटफॉर्म फी 10 से 15 रुपए बढ़ाती है, तो स्विगी के लिए भी प्लेटफॉर्म फी बढ़ाने के लिए एक जगह बनेगी। तो आगे चल के स्विगी भी आज नहीं तो कल प्रॉफिट में आएगी। जब तक नहीं आती है तब तक अवॉइड करना है। जिस भी पहले क्वार्टर में स्विगी प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट करे, आप बिल्कुल स्विगी में बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। स्विगी भी बहुत अच्छे रिटर्न देगी। लेकिन जब तक प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर रही है तब तक आपको स्विगी को अवॉइड करना है, क्योंकि तब तक क्लियर वैल्यू आपको नहीं समझ में आएगी कि कितनी है। मार्केट अपने हिसाब से वैल्यू दे देगा। जिस दिन प्रॉफिट आएगा, महंगा खरीद के महंगा बेच लीजिएगा, लेकिन कंफर्म खरीद के बेचिएगा कि ये प्रॉफिटेबल हो गई है, अब लीजिए। तो ये दो कंपनी आपकी लिस्ट में होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम पेटीएम। ओला हो गया, ये बिल्कुल आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अभी बेच दीजिए, चाहे बाउंस बैक में बेच दीजिए, लेकिन बेच लीजिए। ये स्टॉक का हाल बहुत बुरा होगा। तो ओला बेच करके चलिए, वहाँ पे हाल जो है काफ़ी बुरा हो सकता है। सर, अभी कोई ऐसा सेक्टर लग रहा है क्या आपको कि जो अभी तक लोगों की निगाह में ना आया हो और आपको लगता है कि अभी तक ये लोगों की नज़रों में नहीं आया, लेकिन इस तरह के सेक्टर पर भी नज़र रखनी चाहिए या इस तरह के शेयरों पर निगाहें होनी चाहिए? कोई नई खोज आपने अगर की हो तो? देखिए, एक टेक्सटाइल सेक्टर है जिसपे आपका फोकस होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ है उसके बाद इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो कमी आ रही है उसको हम फिल कर दें। और वैसे भी जब नई सरकार बनी थी, पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्री, मतलब वो विभाग जो दिया गया था, उनका रेलवे में अच्छा काम देखते हुए उनको दिया गया था और इस टारगेट के साथ दिया गया था कि 10 से 15% पर एनम की ग्रोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाहिए। जी। अब वो करने में दिक्कत तो होती, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद ये थोड़ा सा आपको और एक एडिशनल एडवांटेज मिल गया कि मुश्किल काम के लिए जो रोड़े थे वो तो अपने आप अलग होते गए। तो ये सेक्टर है जहां पे
अप कैंडल्स में बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहा है, डाउन कैंडल्स में एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम होते हैं, लेकिन अभी स्ट्रक्चर के अंदर ही सारे स्टॉक्स हैं, ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे। तो टेक्सटाइल पे नजर रखिए, जब ब्रेकआउट आएगा तो मनी नाइन पे हम जरूर डिस्कस करेंगे और मल्टीपल बाई कॉल्स भी देंगे। बट नजर रखिए इन स्टॉक्स पे। ये जैसे पीएसयू और रेलवे ने आपको बड़े रिटर्न दिए, मतलब दो दो तीन तीन गुना हुए स्टॉक्स, बिल्कुल। ऐसे टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक शायद डबल और ट्रिपल हो सकते हैं, बट ब्रेकआउट के बाद। तो जैसे जिसमें ब्रेकआउट आना स्टार्ट होगा, हम मल्टीपल शोज पे उसको डिस्कस भी करेंगे और बाई कॉल्स भी देंगे। टेक्सटाइल पर फिर निगाह बना करके रखिए, और टेक्सटाइल में जो है अच्छे अप मूव आ सकते हैं, अभी नहीं खरीदना है, ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें, अभी नज़र बना करके रखें। और जब ब्रेकआउट जैसी स्थिति आएगी तो हम आपको इसी मंच पर बताएंगे अंशुल जी के माध्यम से। सर, अब चलते चलते आपके कुछ पसंदीदा शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहें, और क्या वहाँ पे अवधि होगी, क्या इंट्राडे के लिए हैं, अगले हफ्ते के लिए हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मतलब अगर यहाँ से आपको बाइंग करके चलना है तो आपको थोड़ा सा बैंकिंग्स में देखना चाहिए, लेकिन एक डिफेंसिव काउंटर है जहाँ पे अच्छी बाइंग दिख रही है, बैक बाय वॉल्यूम्स, अप कैंडल्स में अच्छे वॉल्यूम है, यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है डिविस लैब में। तो डिविस लैब 77 में बाई करके चल सकते हैं। 5937 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 6077 का पहला टारगेट रहेगा। 6077 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। उसके बाद, क्योंकि जब तक ये 6077 पहुंचेगा, बैंकिंग और मेटल में और तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, तो पैसा वहां शिफ्ट करेंगे। तो 6077 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, ये ओपनिंग पर ही खरीद ले सर? ले सकते हैं, आज ओपनिंग में अगर आपको क्लोजिंग के आसपास ही, कल के क्लोज के आसपास मिलता है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर आप एक्सपोजर ले सकते हैं। जो है 5,973 के आसपास कल की क्लोजिंग रही है, उसके इर्द गिर्द अगर खुलता है या हल्की फुल्की भी अगर हरा निशान रहता है तो खरीद लीजिए। अनलेस कोई बहुत बड़ा गैप अप हो तो खरीद करके चल सकते हैं। 6,077 इन लेवल्स के का टारगेट एक रख लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखिए। 7.3 पे खरीदना और 3.7 का स्टॉप लॉस है। तो ये सर जानबूझ करके ऐसा रखा आपने, या कुछ मतलब हो गया, मतलब लेवल्स मिल गए? मतलब 7.3 पे खरीदें, 3.7 पे स्टॉप लॉस? देखिए, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मैं उसको मैच करता हूँ, तो 6077 एक्चुअली में 6085 पे फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस भी है। तो चाहे 6085 लिखिए या रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 6077, दोनों लगभग बराबर आते हैं, तो मैंने 6077 लिख दिया था। 6,077 आपने लिख दिया, और मतलब सब कुछ मिल रहा है ना, तो मतलब CMP 73 रखा आपने, और स्टॉप लॉस रखा 37, ठीक उल्टा कर दिया। 7.3 से 3.7, वहाँ पे भी 7.7 का फैक्टर जो है यहाँ पे काफ़ी काम करता है आप लोगों के लिए, काम कर सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी का लक्ष्य 6,077 के लक्ष्य के लिए खरीदें। 5,937 का स्टॉप लॉस और 5973 पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी आप लोगों के लिए। अंशुल जी, आज की इस चर्चा में जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि रिकवरी आए, थोड़ी सी राहत हमारे तमाम दर्शकों को भी मिले। बाकी देखते हैं आज के दिन की दिशा क्या रहेगी, फिर आपसे बातचीत करेंगे आगे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम को समेटते हैं। बहुत लोगों के मन में ये होगी दुविधा कि इतने सारे सवाल भेजे, कोई सवाल का उत्तर नहीं मिला। तो आप लोगों के सवालों पे नज़रें हमारी रहती हैं, लेकिन सवालों के उत्तर के लिए आपको 1 बजे तक का करना पड़ेगा इंतज़ार। दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ, और फिर बनाएंगे चलते बाज़ार में रणनीति कि आखिर में अभी क्या करना है, खरीदना है, बेचना है, रखना है। और बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। IPO बाज़ार में आज से एक नया IPO खुल रहा है, क्या करना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। तो 1 बजे तक का करिए इंतज़ार। लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको दे दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए। नमस्कार।